एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, उसको कैसे बनाना चाहिए, उस इमरजेंसी फ़ंड जो हमने बनाया है उसको आपने कहाँ पार्क करना है, कौन से फंड्स में पार्क करना है, और बहुत कुछ हम बात करेंगे। इमरजेंसी फ़ंड कैसे आपके जो गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको कैसे पूरा कर सकता है, हम उसकी भी बात करेंगे। राइट। अब सबसे पहले तो जैसे लाइफ में ना हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आप अनमैरिड हो तो आपका गोल हो सकता है कि आपने अभी अभी करियर शुरू किया कि आपको कार खरीदनी है या आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, राइट, या आपको आगे शादी प्लान करनी है तो उसके लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं, या अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं तो कुछ साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे लगने वाले हैं, या बच्चों की शादी के लिए आपको पैसे लगने वाले हैं, राइट। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं या ये सारे जो गोल्स हैं ये हमें पहले से पता है, राइट। और इसको हम एक तरह से हम इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं और हमें पता है कि भाई हमें कब ये पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिनका हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। नहीं होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होती हैं कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ अगर कुछ होती हैं तो उसके लिए हमने प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड काम में आता है। तो इमरजेंसी फ़ंड ये वो फंड है जो आपको इकट्ठा करना है अगर आगे कुछ ख़राब इवेंट होता है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ आपको पैसे, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको पैसे लगने हैं, राइट। या अगर बिज़नेस में अगर थोड़ा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अगर बिज़नेस में थोड़ा बहुत लॉस होता है तब आपको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि लॉस हो गया, आपको घर में पैसे मिल नहीं रहे, खर्चे तो आपके तब भी होने हैं, तो वो खर्चे को कैसे आप सेटिस्फाई करोगे, राइट। सो आपको तब इमरजेंसी फंड आपका काम में आ जाएगा। कोरोना ने हमको इमरजेंसी फंड का यूज़ बहुत अच्छे से सिखाया था। जैसे मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मेरे एक रिलेटिव है तो वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो जब ये कोरोना का ये सब लॉकडाउन ये सब हुआ था तो उनकी सैलरी कट हुई थी और उनको अब खर्चे तो उनको चलाने हैं, राइट। उनको अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स उनको बेचनी पड़ी। नाउ इमेजिन कि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, उन्होंने जो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा था और वो 4-5 साल उसमें और इन्वेस्ट करने वाले थे, राइट। लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था और उनके खर्चे बढ़ रहे थे। ऐसे केस में सैलरी कट भी हो गई थी, तो ऐसे केस में उनको अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़े। नाउ इसमें क्या हो गया ना, एक तो आपने क्रैश में वो आपके फंड्स बेच दिए तो आपको वैल्यू भी थोड़ी कम मिल गई, राइट। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि आपने जिस गोल के लिए उसको इन्वेस्ट किया था वो गोल के लिए अब आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना जो आपने कॉर्पस इकट्ठा किया था उसमें से आपको फिर से उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से उसको बनाना पड़ेगा, राइट। सो ऐसे केस में अगर उनके पास इमरजेंसी फंड होता तो वो जो उनका गोल था जिसके लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी वो उनको तोड़नी नहीं पड़ती। जो मैं आपको बोल रही थी कि कैसे इमरजेंसी फंड आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर सकता है। तो अगर इमरजेंसी फंड होता तो उनको वो इन्वेस्टमेंट्स को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इमरजेंसी फंड उनके खर्चों का ख्याल रख देता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ पे मतलब कोरोना के टाइम पे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको ये पूरा एक्सपेंसेस का ख्याल रखने के लिए उनको पर्सनल लोन लेना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी फंड बना के रखा नहीं था तो उनको लोन्स लेने पड़े। तो इमेजिन कि आपको आपके डे टू डे खर्चों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, एंड पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है, राइट। सो ऐसे केस में आपको इमरजेंसी फंड बहुत बहुत काम आएगा। जब आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करनी पड़ेगी, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड विल टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। अब इमरजेंसी फंड बनाना तो है, लेकिन कितना बनाना है? तो आपका जो मंथली खर्चा है, एक्सपेंस, ओके, आपका जितना भी मंथली खर्चा है उसका 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मान लो अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 है तो 1,20,000 आपके पास एज एन इमरजेंसी फंड उतने पैसे होने चाहिए। अब ठीक है, हो सकता है कि आप एक साथ उसको जोड़ लो, लेकिन हो सकता है कि एक साथ नहीं जोड़ पाओ, राइट। तो आप अब क्या करें? तो ऐसे केस में ना हर महीने, ठीक है, जब भी आपको आपकी सैलरी मिल रही है या आपका इनकम आ रहा है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड के लिए बाजू रखते जाइए, ठीक है। आपको बहुत काम में आएगा। जब भी कोई क्विक पैसा चाहिए तो आप इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हैं। सो मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
अब इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ है, बना तो लिया, तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ। या तो आप इसको सेविंग्स अकाउंट में रख लो, या तो आप इसको एफडी में रख लो, या तो एक ऑटो स्वीप करके ऑप्शन आता है। ऑटो स्वीप में क्या होता है कि मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे अकाउंट में अगर मान लो 1 लाख से ऊपर जितना भी बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि 1 लाख अबाउ जितना भी बैलेंस रहेगा मुझे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी मुझे सेविंग्स अकाउंट जैसी मिलेगी, मतलब क्या कि मैं जब चाहूँ उसको निकाल सकती हूँ, जैसे हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में से पैसा निकालते हैं। तो एफडी रिटर्न्स मुझे एफडी वाले मिल रहे हैं अबाउ 1 लाख, और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी सेविंग्स वाली मिल रही है, राइट। सो ऐसे केस में, लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत है ना, सारे बैंक्स ऑटो स्वीप की फैसिलिटी नहीं देते। तो आप देखिए अगर आपका बैंक ऑटो स्वीप की फैसिलिटी देता है या नहीं देता है, राइट। ये एक चीज़ हो गई। अब और एक आप क्या कर सकते हैं ना कि मान लो आपको पूरा पैसा, मान लो ऑटो स्वीप फैसिलिटी आप नहीं ले रहे हो, तो ऐसे केस में और आप क्या कर सकते हो कि कुछ पैसा आप सेविंग्स में डाल दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि तुरंत आपको जब भी, मतलब आज शाम में पैसा चाहिए तो आप जाके निकाल सकते हो। और कुछ पैसा आप लिक्विड फंड्स में भी डाल सकते हो। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि आपका सपोज मान लो 1,20,000 है इमरजेंसी फंड, 1,20,000 में से 60,000 आप सेविंग्स में डाल दो, 60,000 आप लिक्विड फंड में डाल दो। तो लिक्विड फंड मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो लिक्विड फंड के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट इमरजेंसी फंड के ऊपर वीडियो है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लिक्विड फंड के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब इधर क्या होगा ना कि कुछ हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि आप सेविंग्स में डाल दो तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कुछ हिस्सा आप लिक्विड फंड में डाल दो। अब आपको 50-50 करना है, 60-40 करना है, 40-60 करना है, वो अभी आप तय कीजिए, राइट। अब लिक्विड फंड में क्या है ना अच्छी चीज़ कि मुझे रिटर्न्स भी थोड़े अच्छे मिलते हैं, ओके। और मतलब ऑलमोस्ट एफडी जितने रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मतलब मैं जब चाहूँ तब पैसा निकाल सकती हूँ, राइट। मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, लिक्विड फंड में ऐसा है कि अगर आप आज आपने इन्वेस्ट किया, 7 दिन के पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो आपको एक छोटा सा एग्जिट लोड लगता है। लेकिन अगर आपने 7 दिन तक रखे हैं और उसके बाद आप निकाल रहे हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। 80+1 डे में आपको विड्रॉवल मिल जाता है। और आप अगर आपको और इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें और इन्वेस्ट भी कर सकते हो, राइट। सो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू एफडी। लेकिन अगेन लिक्विड फंड्स एफडी के कंपैरिजन में थोड़े रिस्की होते हैं, राइट, ओके। सो ऑप्शंस अगेन इन कंक्लूजन, या तो आप सेविंग्स में रखिए, पूरा पैसा सेविंग्स में रखिए, या तो कुछ सेविंग्स में कुछ लिक्विड फंड्स में रखिए। ऑटो स्वीप फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, या तो आप पूरा एफडी में रखिए, या तो आप एफडी और लिक्विड फंड रखिए, या कैसे भी, जैसे आपको जैसे आपको सूटेबल हो, क्योंकि आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा पता है। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई इमरजेंसी फंड मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, सबके थोड़ी ना जॉब लॉस होते हैं, सबके थोड़ी ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इमरजेंसी फंड बना के मान लो सेविंग्स में रख रहे हो पूरी तरह से, तो आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ कम मिलेगा, राइट, विच इज़ करेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया कि या तो आप एफडी में रख दो, या तो ऑटो स्वीप में रख दो, या तो लिक्विड फंड्स में रख दो। लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं रखना या इमरजेंसी फंड नहीं बनाना, ये मुझे बहुत रिस्की लगता है। जितना आप सेविंग्स में रख रहे हो, थोड़ा लॉस, मतलब थोड़ा आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, दैट आई एग्री। लेकिन अगर एकदम से आपको ज़रूरत पड़ रही है ना पैसों की, तो आपको कोई और मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद की मदद खुद ही करनी है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत पैसा इमरजेंसी फंड में रखते हैं। अब ऐसा भी मत कीजिए, और बिल्कुल ही नहीं रख रहे हैं ऐसा भी मत कीजिए। आपको आपकी सिचुएशन पता है, आपको आपके घर की सिचुएशन पता है कि आपके घर में आपके घर में कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये सारी सिचुएशंस आपको पता है। तो उस हिसाब से आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। तो जैसे थंब रूल है कि आप 6 महीने का बनाइए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे 8 महीने की ज़रूरत है, तो आप 8 महीने का बनाइए, राइट, या 9 महीने का बनाइए। मिनिमम 6 महीने का मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं बनाना है और वो पूरा पैसा
आप स्टॉक मार्केट में या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी मत कीजिए। थोड़ा 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और ऐसा भी मत कीजिए कि पूरा ही बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपने इमरजेंसी फंड में रख दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो अच्छे से, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा पैसा आपने इमरजेंसी फंड में लगा के रखा है, बहुत थोड़ा पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी मत कीजिए, राइट। तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड इज़ ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन से लिक्विड फंड में हमने पैसा डालना चाहिए। अब जैसे कि लिक्विड फंड्स का जब सिलेक्शन आता है तो लिक्विड फंड्स का सिलेक्शन में ना आपको ये देखना है कि भाई वो जो लिक्विड फंड है वो कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ज़्यादा लो रेटेड बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, AAA रेटेड बॉन्ड्स होने चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आप जब पराग पारेख, मुझे पर्सनली पराग पारेख लिक्विड फंड अच्छा लगता है। और इनका आप जो ये देखोगे ना कि पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, तो मुझे अच्छा लगता है। ट्रेजरीज़ में, गवर्नमेंट ट्रेजरीज़ या सिक्योरिटीज़ में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जहाँ इमरजेंसी फंड पार्क्ड है, मेरे लिए वो इमरजेंसी फंड का कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा कि भाई सेविंग्स में कोई रख रहा है तो उनको लगता है कि भाई यार मेरे को ज़्यादा रिटर्न वहाँ मिल नहीं रहा है, 3% ही मिल रहा है, तो उससे ऊपर अगर मुझे थोड़ा रिटर्न चाहिए तो भाई मैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन लिक्विड फंड में भी आपको देखना है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा मेरे इमरजेंसी फंड के पैसे के लिए मुझे ज़्यादा रिटर्न को चेज़ नहीं करना है, मुझे मेरा पैसा सुरक्षित रखना है और थोड़ा बहुत रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है, राइट। सो ऐसे केस में जो अगर आप लिक्विड फंड में जा रहे हो तो मुझे पर्सनली पराग पारेख लिक्विड फंड अच्छा लगता है, जो मैंने आपको उसके रीजंस बताए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से अगर आप लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, और आप कौन से लिक्विड फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।